हेलो दोस्तों, कनेक्ट टू जाम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिवाकांत मौर्य आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स में आप लोगों का चैप्टर वेव चल रहा है। वेव चैप्टर में हम आप लोगों को इसके पहले एक क्लास ले लिए हैं। आज आपकी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास बताने चलने के पहले हम आप लोगों को पहला इसका रिवीजन करा देते हैं। हमने इसके पहले पहली क्लास में क्या क्या पढ़ाया है। तो आप लोग जानिए वेव क्या है। वेव एक प्रकार की ऊर्जा है। वेव क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊर्जा का आप लोग जानते हैं कि ऊर्जा का हम लोग इस शरीर ब्रह्मांड में ऊर्जा का बहुत बड़ा विस्तृत रूप है। इसी प्रकार एक ऊर्जा का एक रूप है वेव, तरंग। और तरंग क्या होता है? तरंग दो प्रकार का होता है। आप लोग को हम बताए हैं तरंग क्या होता है। तरंग दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन सा होता है? पहला यांत्रिक तरंगे, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। पहला यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं यह ठोस और द्रव और माध्यम, मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चलने का काम करती हैं। मतलब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ठोस, द्रव और गैस में गमन करती हैं। और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यह माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। यह माध्यम के साथ साथ निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। और यह प्रकाश के वेग से गति करती हैं। और यह क्या करती हैं? एक प्रकाश के वेग से भी गति करती हैं। और जो यांत्रिक तरंगे होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जब तरंग आगे की ओर चलती है तो माध्यम के कण क्या होते हैं? ऊपर नीचे गति करते हैं या लंबवत गति करते हैं। यह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंगे होती हैं जब तरंग आगे की ओर चलते हैं तो जो माध्यम के कण हैं उसके समांतर गति करते हैं तो वह कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो वह श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ती हैं। जब अनुप्रस्थ तरंगे आगे की ओर बढ़ती हैं श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ती हैं। और श्रृंग की जो लंबाई हो, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य करते हैं। और जितना हाइट पे श्रृंग होता है, जितना मतलब विस्तृत क्षेत्र में जाएगा, उनके तरंग से उसकी दूरी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। और जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं यह संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं यह संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। जब तरंगे समांतर कण क्या करते हैं? जब तरंग आगे की ओर बढ़ती है तरंगे क्या करती हैं? समांतर देखिए गति कर रही हैं, तो कहीं पर मिल रही हैं, कहीं पे दूर हो रही हैं। इसका मतलब यह है, जैसे इसका मतलब आप लोग यह समझिएगा, जैसे यह तरंग जब चलती है तो कहीं पे जो ध्वनि की सघनता अधिक है, कहीं पे ध्वनि की सघनता कम है। मतलब कहीं ध्वनि आपको कम सुनाई देगा, कहीं ध्वनि आपको ज्यादा सुनाई देगा। जहां ज्यादा सुनाई दे रहा है वहां पर संपीड़न होगा, और जहां पे कम सुनाई दे रहा है वहां आपका विरलन होगा। और दो संपीड़नों या दो विरलनों के बीच की दूरी आपका क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य भी वहां होता है। और जो प्रकाश होती है, प्रकाश आपका एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। वहीं अगर ध्वनि की बात की जाए, ध्वनि एक प्रकार का क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ध्वनि क्या होता है? एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होता है। और हम लोग आप लोग को क्या बताए थे? और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति बराबर क्या होता है? ये आवृत्ति को एन से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आवृत्ति को किससे डिनोट किया जाता है। तो कहीं कहीं आपको एन मिलेगा, कहीं कहीं म्यू मिलेगा, और कहीं कहीं एफ भी मिलता है, कहीं कहीं आपका एफ भी डिनोट करते हैं। तो जो ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप उसका आंसर करेंगे। और आवृत्ति क्या बराबर होता है? 1/t। मतलब 1/t मतलब 1 आवर्तकाल, मतलब एक दोलन में कितना समय लग रहा है वह आपका क्या होती है? आवृत्ति होती है। और हम आप लोगों को और क्या बताए थे? यह आपका था अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, इन सब में आप लोग को तरंग की चार विशेषताएं होती हैं। तरंग की चार विशेषताएं होती हैं, मतलब चार शब्द होते हैं, चार टर्मोलॉजी मेन होती हैं। पहला आयाम, पहला क्या होता है? आयाम। दूसरा तरंग दैर्ध्य, तीसरा आवृत्ति, चौथा वेग। अब वेग क्या होता है? तरंग का वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, मतलब v बराबर n इंटू लेमडा। v बराबर क्या होगा? n इंटू लेमडा। इस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए। फार्मूला आप लोग को याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। और आप लोगों को हम क्या बताए थे? और जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं,
जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग क्यों है? क्योंकि प्रकाश आपका एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और जो विद्युत चुंबकीय तरंग है यह प्रकाश के वेग से चलती हैं और इसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। और जो अनुप्रस्थ तरंग विद्युत और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी ऊर्जा अधिक होती है। जब ऊर्जा अधिक होगी तो उनका आवृत्ति भी अधिक होगा। जब आवृत्ति अधिक होगा तो तरंग दैर्ध्य उसकी कम होगी। क्योंकि आप लोग को हम अभी क्या बताएं, तरंग की चाल बराबर v इंटू एन लेमडा। अब अगर हम v को तरंग की चाल को कांस्टेंट माने तो n प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/λ। मतलब जब इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो तरंग दैर्ध्य होता है आवृत्ति के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आवृत्ति बढ़ जाएगी तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है घट जाएगा। तो आवृत्ति हमेशा तरंग दैर्ध्य के उल्टा होता है। और आप लोग को हम बताएं तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं यह 7 या 8 प्रकार की होती हैं। कुछ अभी यह कंफर्म मतलब हर किताब में अलग अलग इसका लिखा गया है। तो पहला जो किरण होता है गामा किरण, यह आपके आवृत्ति के आधार पर हम लिखे हैं। मतलब जो पहले है या पहली जो गामा किरण की इसकी आवृत्ति अधिक है। इसकी आवृत्ति अधिक है। जिस किरण की आवृत्ति अधिक होती है उस किरण की तरंग दैर्ध्य क्या होता है कम होता है। जैसे पहला आपका गामा किरण, दूसरा आपका एक्स किरण, तीसरा आपका पराबैंगनी किरण, चौथा आपका दृश्य किरण, पांचवा आपका अवरक्त किरण, छठवां आपका सूक्ष्म तरंग और उसके बाद लघु रेडियो तरंग और दीर्घ रेडियो तरंग। अगर बात की जाए दीर्घ रेडियो तरंग की आवृत्ति की तो आवृत्ति इसका क्या होता है कम होता है और इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है अधिक होता है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इन तरंगों को क्रम आपको याद होना चाहिए। इन दोनों के तुलना करके पूछ लिया जाता है किस तरंग की आवृत्ति अधिक है और किस तरंग की आवृत्ति कम है। और इसके बाद हम आप लोग को क्या बताएं, ये कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है इसे खोजकर्ता। जैसे गामा किरण की खोजकर्ता नामक वैज्ञानिक बैकुरल ने है और एक्स किरण के रांटंजन है और पराबैंगनी किरण के रीटर है और दृश्य किरण के न्यूटन है और अवरक्त किरण के हर्सेल हैं और लघु रेडियो तरंग के हेनरिक हर्ट्ज हैं और दीर्घ रेडियो तरंग के मार्कोनी है। यह भी कभी कभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो इनका तरंग दैर्ध्य होता है, जैसे यह विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य 10⁻⁴ से लेके 10⁴ तक होता है। यह दोनों इसके बीच में होता है। 10⁻⁴ से लेके 10⁻⁴ तक होता है। ये देखिए जैसे तरंग दैर्ध्य यहाँ पे देखिए सबसे कम है ऊपर की तरफ और नीचे देखिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। इसी प्रकार आवृत्ति सबसे ऊपर वाले किरण की अधिक होगी और नीचे वाली किरण की आवृत्ति क्या होगी सबसे कम होगी। यह सब आपको हम पहली क्लास में बता दिए हैं और कुछ क्वेश्चन भी आपका हो गया है। उसी क्रम में हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। अब विरलीकरण क्या है, अब विरलीकरण पे आप लोग ध्यान दीजिए। जहां हवा का दाब होता है, ऑप्शन ए में निम्न दाब निम्न, ऑप्शन बी में उच्च, ऑप्शन सी में समान, ऑप्शन डी में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए जो विरलीकरण होता है तो इसके पहले आप लोग को हम क्या बताएं, यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग। और यह जो विरलीकरण है यह आपका अनुदैर्ध्य तरंग का एक शब्द है। अब कैसे आप लोग समझिएगा, जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं जब तरंग की किरण आगे की ओर चलती है तो जो उसके माध्यम के कण होते हैं वह समांतर गति में तय करते हैं। जब समांतर गति में तय करते हैं तो जो कहीं कहीं क्या होता है सघनता होता है, कहीं कहीं क्या होता है विरलन होता है। मतलब कहीं कहीं जो ध्वनि है माध्यम के कण है सघन हो जाएंगे, कहीं कहीं दूर दूर हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ देखिए हवा की दाब क्या जो विरलीकरण है, जहाँ जब ध्वनि की जो दूर दूर हो जाते हैं माध्यम के कण, यहाँ पे क्या होता है विरलीकरण होता है। विरलीकरण इसका मतलब यह है यहाँ वायुदाब क्या होती है निम्न होती है, यहाँ वायुदाब क्या होती है निम्न होती है और यहाँ सघनीकरण होता है, यहाँ सघनीकरण होता है, यहाँ पे सघनीकरण होता है। मतलब यहाँ पे वायुदाब उच्च होती है। तो विरलीकरण में क्या होती है हवा का दाब क्या होता है हमेशा
निम्न होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगर उच्च दे दिया जाता तो यहाँ सघनीकरण हो जाता। यह तरंग दैर्ध्य के ही एक रूप से पूछा गया क्वेश्चन है, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब है। अभी आप लोग को हम क्या बताएं, जो तरंग दैर्ध्य है तो तरंग दैर्ध्य में संपीड़न ही विरलन ही होता है, मतलब संपीड़न और विरलन। अब संपीड़न और विरलन देखिए क्या है। अभी आप लोग को हम इस क्वेश्चन में क्या बताएं, यहाँ विरलीकरण बताएं, यहाँ सघन बताएं। अब यही जो सघनीकरण है यहाँ आपका क्या है, संपीड़न है। यहाँ पर क्या है, संपीड़न भी एक नाम दिया गया है, एक संपीड़न भी नाम दिया गया है, संपीड़न। और संपीड़न वहां होगा जहां वायु की सघनता क्या होती है, उच्च होती है। जहां वायु की सघनता उच्च होती है तो यही क्वेश्चन देखिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। वह आपका ऑप्शन सही होगा, यह आपका ऑप्शन डी सही है। और जहां वायु दाब कम होता है यहाँ वहां पे विरलन होता है, वहां पे क्या होता है, विरलन होता है। और यह जो संपीड़न और विरलन है यह तरंग दैर्ध्य के भाग हैं। और जो आपकी ध्वनि है एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग है। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है, मतलब इसकी आवृत्ति पूछी जा रही। आवृत्ति क्या है, आवृत्ति पूछी जा रही, तो आवृत्ति को कैसे डिनोट करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। आवृत्ति को यन से डिनोट करते हैं। और अगर आवृत्ति की मात्रक पूछा जाए तो आवृत्ति का मात्रक हर्ज होता है। हर्ज नामक एक वैज्ञानिक ने उन्हीं के नाम पर इस मात्रक का नाम हर्ज रखा गया। अब देखिए आप लोग को हम तरंग की चाल बताए हैं, v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा। अब तरंग की चाल v बराबर n इंटू लेमडा, इसमें v का मान दिया गया है। v का मान कितना दिया गया है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर क्या है, 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब v का मान देना हम 25 मीटर प्रति सेकेंड रख देते हैं और n पूछा जा रहा है। और यहाँ देखिए जो तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 125 मीटर। तरंग दैर्ध्य का मान कितना दिया गया है, 125 मीटर दिया गया है। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर आपका होगा 25/125, 25/125। या इसको आप हल करेंगे तो 25 चौका 100, तो n बराबर क्या होगा 0. अच्छा यहाँ गलत हो रहा है थोड़ा, यहाँ 25 पंचे 125 होगा। यहाँ क्या होगा, 25 पंचे 125 होगा। अब यहाँ 0. ऊपर आप लोग जब हल करेंगे 5 दूनी 10, 0.20 हर्ज, 0.20 हर्ज इसका आंसर होगा। तो आवृत्ति बराबर क्या होगा, 0.20 हर्ज। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे भी आप लोग समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने का एक और तरीका, एकदम सरल तरीका क्या है, जैसे 125 मीटर तरंग दैर्ध्य है। जब आप लोग ध्यान दीजिए तरंग दैर्ध्य 125 मीटर है तो आवृत्ति क्या होगी, इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो n का मान क्या होगा, ये 125 से कम ही होगा। 125 से कम ही होगा तो 625 और 250 तो कभी होगा ही नहीं होगा। अब ऑप्शन ए और सी होता है, तो ए और सी को अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी भी हो सकता है, ए को हो सकता है। तब इसके लिए आपको पूरा फार्मूला लगा के हल करना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा दिया रहता, 150 दिया रहता, तो आप सीधा भी ऑप्शन ए मार सकते हैं। तो कुछ आप लोग ऐसा भी सोचने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन को समझेंगे तो आसानी से और बिना हल किए समझ के भी हल कर लेंगे। यह देखिए आरआरबी एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्त काल क्या होगा। अब आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति बराबर n बराबर 1/t, मतलब 1/ आवर्त काल होता है। और t का मान हमें निकालना है और n बराबर कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया है। तो t बराबर क्या होगा, 1/n। तो n का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। अगर आप इसको हल करेंगे t तो 0.002 सेकेंड। आवर्त काल का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन मेल खा रहा है, बी वाला ऑप्शन मेल खा रहा है, 0.2 सेकेंड, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही सरल सरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको फार्मूला याद है तुरंत आप बना लेंगे। यह आप लोग देखिए आरआरबी जेईई के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं। यहाँ किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है। तो हम आप लोग को बताए हैं जो यांत्रिक तरंगे होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ और एक दूसरा अनुदैर्ध्य। तो अब जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वे तरंगे होती हैं जब तरंग के कण आगे की तरफ चलते हैं, तो जो माध्यम के कण होते हैं वह एक दूसरे के लंबवत गति करते हैं, तो वह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। जहां लंबवत की बात आ जाए वह आपका अनुप्रस्थ, जब वहां लंबवत की बात आ जाए वह आपका अनुप्रस्थ। यह दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए इतना। अगर इतना नहीं बैठेगा तो आप लोग का एग्जाम नहीं निकल पाएगा। और जहां समांतर की बात आ जाए वह आपका क्या होगा, अनुदैर्ध्य। इन शब्दों को आप लोग याद कर लीजिए। जहां लंबवत की बात आ जाए वह आपका अनुप्रस्थ होगा, जहां समांतर की बात की जाए वह आपका अनुदैर्ध्य तरंग होगा। यहाँ देखिए जब लंबवत की बात की गई है तो लंबवत ऊपर नीचे दोलन करते हैं, तो प्रकाश का जो तरंग का जो प्रकार है आपका अनुप्रस्थ तरंग होगा। यह कौन सा प्रकार है, अनुप्रस्थ तरंग। और जब समांतर की बात आ जाए वह आपका अनुदैर्ध्य तरंग होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। कंपन कर रही वस्तु का समयांतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति होगी। देखिए यहाँ टी का मान कितना दिया गया है, 0.04 सेकंड और पूछा क्या जा रहा है, आवृत्ति n। तो n बराबर क्या होता है, आप लोग तो फार्मूला याद ही हो गया होगा, n बराबर 1/t। अब t का मान हम रखते हैं 0.04। अब क्या होगा, ये देखिए नीचे दशमलव ऊपर जाएगा तो 100/4 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 25 हर्ज। 25 क्या होगा, हर्ज होगा। तो n बराबर क्या होगा, 25 हर्ज। तो 25 हर्ज देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। जब देखिए आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए अगर आपको अगर फार्मूला याद है तुरंत 1 नंबर आपको मिल जाएगा एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं आप लोग जानते हैं यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलती हैं, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनको जहां वो ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर चलती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यह आपके कहां पर गमन करती हैं, यह केवल ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर ही गमन करती हैं, द्रव के ऊपरी सतह पर। और जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं आपके, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। यह द्रव के निचली सतह में भी गमन करती हैं, द्रव के ऊपरी सतह में भी गमन करती हैं। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, विस्फोट के कारण समुद्र के तल। जब समुद्र में तल में आप लोग जानते हैं पानी रहता है, द्रव है एक प्रकार का, जब उसमें विस्फोट होगा तो पानी के कण क्या होते हैं, पानी के जो तल होते हैं अंदर के भाग में पूरा तहस नहस होगा, मतलब अंदर से ही विस्फोट होगा। तो जो अनुप्रस्थ है द्रव के केवल ऊपरी सतह पे चलते हैं। अगर विस्फोट हो रहा है तो वह द्रव के अंदर की बात की जा रही है, तो द्रव के अंदर की बात होने पर आपका अनुदैर्ध्य तरंग वहां पे होगी। कौन सी तरंग वहां उठती है, वहां अनुदैर्ध्य तरंग उठती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। इसका ऑप्शन केवल बी होगा। अगर यहाँ यही केवल बात की जाती समुद्र के तल पे विस्फोट नहीं हो रहा है, केवल पानी के ऊपरी सतह पर ही केवल तरंग लहरें उठ रही हैं, तो वहां पर आपका अनुप्रस्थ होगा। अगर यही बात की जाती समुद्र के केवल ऊपरी सतह पर लहरें की बात की जाती तो वहां आपका अनुप्रस्थ तरंग। और जब अंदर की बात की जा रही है समुद्र तल के, मतलब अंदर से विस्फोट हो रहा है तो अंदर का भाग भी आ जाएगा, तो वह आपका अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आपके आरआरबी ग्रुप डी के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है, तो नाव के हिलने की आवृत्ति बताइए। तो नाव के हिलने की आवृत्ति बताइए। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, n का मान पूछा जा रहा है
और लेमडा का मान दिया है 100 मीटर और आपके चाल का भी का मान दिया है 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा। तो n बराबर क्या होगा, लेमडा अपान v। तो यह v का लेमडा का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है और v का मान कितना है 25। हाँ यहाँ पे v अपान लेमडा होगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो n बराबर क्या होगा, v अपान लेमडा होगा। तो v का मान कितना दिया गया है, v का मान आपका 25 है और 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप हल करेंगे 0.25 हर्ज होगा, 0.25 हर्ज होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका ऑप्शन बी बनेगा 0.25 हर्ज। तो आप देखिए फार्मूला याद है, क्वेश्चन आसानी से बन गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं में बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। अब हम कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप लोग को हम कितना शुरू से ही बता रहे हैं, पहली क्लास में भी बताएं, दूसरी क्लास में भी बता रहे हैं। तो जितनी बार रिपीट हो रहा है आप लोग को हम हर बार बताने का प्रयास करेंगे, तो यह आपको रिपीट हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, इतना बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे संपीड़न और विरलन की बात आ जाती है वहां पे आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। और जहाँ पे श्रृंग और गर्त की बात आ जाती है वह आपका अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए ए पदार्थ दिया गया है, ऑप्शन बी में तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी में परिमाण, ऑप्शन डी में ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन बी में होगा तरंग दैर्ध्य। क्या ऑप्शन बी में अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग भी कह सकते हैं, इसका ऑप्शन बी होगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, एक तरंग का वेग भी, एक तरंग का वेग क्या है, v है, आवृत्ति f है और तरंग दैर्ध्य क्या है, लेमडा है। तो इन तीनों का संबंध पूछा जा रहा है। तो इन तीनों का संबंध अगर बनेगा तो आप लोग को हम बताए हैं, तो तरंग का वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति गुणे लेमडा, मतलब n इंटू लेमडा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ n तो दिख नहीं रहा है, तो आवृत्ति को यहाँ पे f से डिनोट किया जा रहा है। आवृत्ति को क्या है, यहाँ पे f से डिनोट किया जा रहा है। तो v बराबर क्या होगा, f इंटू लेमडा। अब v बराबर कहाँ f इंटू लेमडा है, वह आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ ऑप्शन आपको b दिया गया है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, b सही होगा। यह देखिए आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति और कला अवधि में क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे आवृत्ति क्या है, आवृत्ति तो n होता है, जो कला अवधि है आपका आवर्त काल, इसे आवर्त काल भी बोलते हैं। तो आप लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, 1/t, मतलब आवृत्ति बराबर 1/, आवर्त काल या कला अवधि भी बोलते हैं। तो यहाँ आपको तो n तो नहीं दिख रहा है, तो आवृत्ति को कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है, आवृत्ति को कहीं कहीं म्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो आपको यह याद होना चाहिए, आवृत्ति को n से भी डिनोट किया जाता है, म्यू से भी डिनोट किया जाता है और f से भी डिनोट किया जाता है। तो इन तीनों को आप लोग याद रहेगा, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा तो हर क्वेश्चन में जब भी पूछा जाएगा तो तीनों अलग ही पूछा जाएगा, तीनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। तो आप यहाँ समझिए म्यू बराबर क्या होगा, 1/t होगा और t बराबर क्या होगा, 1/μ होगा। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पे मेल खा रहा है आपका, इसे तो हो नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बचा, डी वाला केवल बचा, t बराबर 1 इंटू आवृत्ति हो रहा है। तो यह आपका ऑप्शन डी सही है। यह आप लोग देखिए दोस्तों ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। कौन सा कथन है जो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला क्या है, ऑप्शन ए में दिया है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ऑप्शन बी में दिया गया दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, जो प्रकाश तरंगे होती हैं हमेशा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंग में आप लोग याद कर लीजिए श्रृंग और गर्त की बात की जाती है, अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न और विरलन की बात की जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। डॉट डॉट एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि डॉट डॉट एक मात्रा है जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करती है। तो तरंग की प्रकृति के लिए आपको 4 शब्द याद हो जाने चाहिए। पहला आपका होता है आयाम, पहला आपको होता है आयाम, दूसरा आपका क्या होगा आवृत्ति, दूसरा आपका क्या होगा आवृत्ति होगा, तीसरा आपका क्या होगा तरंग दैर्घ्य, तीसरा आपका क्या होगा तरंग दैर्घ्य, और चौथा आपका होगा तरंग वेग, तरंग वेग, तरंग वेग। इन 4 शब्द यह क्या है तरंग के चैप्टर में विशेष तौर पे 4 शब्द आपको याद होना चाहिए, मतलब तरंग की प्रकृति को यह डिनोट करते हैं। तो देखिए इस चारों में कहीं आपका एक बेमेल है, वो मैच नहीं खा रहा है, तो वह आपका ऑप्शन वही सही होगा। तो जो ऊंचाई है यह आपका ऑप्शन यहाँ पे यही सही है। जो ऊंचाई है यह तरंग की प्रकृति को नहीं बताता है। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तरंग गति और यह ऊंचाई आपका नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, ध्वनि तरंग का 339 मीटर पर सेकंड गति से यात्रा करती है। यदि तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए इसमें यन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, यन पूछा जा रहा है। अब ध्वनि तरंग क्या हो, तरंग का वेग दिया गया है 339 मीटर प्रति सेकेंड, और वहीं तरंग दैर्घ्य लैम्डा की बात की जाए 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन इसे मीटर में बदलेंगे तो यहाँ मीटर पे बदलने पर क्या होगा, तो 0.015 मीटर होगा। और इसको क्या निकालना है, हमें हर्ट्ज आवृत्ति में निकालना है। तो v बराबर क्या होता है n इंटू लेमडा, तो आपका n बराबर क्या होगा लेमडा अपान v। अब n बराबर क्या है, लेमडा का मान कितना दिया गया है 0.015 अपान, और v का मान कितना दिया गया है 339, v का मान कितना दिया गया है 339। तो आप इसमें हल करेंगे तो यहाँ दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया यार, आप लोग ध्यान दीजिए। तो जो n बराबर होगा वह v अपान लेमडा होगा। जो n बराबर होगा आपका फार्मूला क्या बनेगा, जो n बराबर होगा v अपान लेमडा होगा। अब v n बराबर, अब v का मान रखते हैं, v कितना दिया गया है 339 और लेमडा का मान क्या दिया है 0.015। अब इसको हम हल करते हैं। अब जब आप लोग हल करेंगे 339 इसको हल करेंगे तो ये ऊपर 0 चला जाएगा अपान 15। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 5 = 15, 113 हो जाएगा, 5 दूनी 200 हो जाएगा। इसको अगर आप लोग गुणा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा इन दोनों में, तो 0 0 6 2 2 मतलब 200, मतलब 2 2 6 0 0 22,600 हर्ट्ज, 22,600 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। 22,600 हर्ट्ज इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 22,600 कहाँ आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। देखिए कितना सरल सवाल, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला याद, क्वेश्चन बन गया। तो यह आपको आसानी से आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ सेंटीमीटर को मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए फिजिक्स में अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो पहले आप मात्रक को देख लीजिए, मात्रक सेम है कि नहीं। मात्रक सबका एक समान रहेगा तो आपका आंसर तभी सही आंसर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 4 है, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी 4 है तो उनकी तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। अब देखिए ये कैसा सवाल है, तो चलिए आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग समझने का भी प्रयास करिए। देखिए तरंग दैर्घ्य की बात की जा रही है, तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य होती है। तरंग दैर्घ्य को हमेशा लेमडा से डिनोट करते हैं, और अगर वही तरंग दैर्घ्य को कैसे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। अब दो श्रृंग और दो गर्त आप लोग को हम बना देते हैं। देखिए ये ऊपर वाला आपका क्या है श्रृंग है, ऊपर वाला आपका क्या है श्रृंग है, या शीर्ष भी बोल सकते हैं, क्या है शीर्ष भी इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं शीर्ष भी। यह भी आपका एक दूसरा शीर्ष है, श्रृंग है,
शीर्ष या श्रृंग भी आप बोल सकते हैं। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी वह आपका क्या होगी, लेमडा होगी। ये आप दोनों बीच की दूरी क्या होगी, लेमडा होगी। तो यहाँ जो बीच की दूरी को यल से डिनोट कर रहा है कि ये दोनों बीच की दूरी क्या है, यल है। इन दोनों बीच की दूरी को यल है तो तरंग दैर्ध्य को व्यक्त कीजिए। जो बीच की दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य भी आपका यल होगा। अगर बीच की दूरी आपका क्या है, बीच की दूरी आपका क्या है, बीच की दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य भी आपका क्या होगा, यल होगा, क्योंकि यह तरंग दैर्ध्य को ही डिनोट कर रहा है। यह क्या है, तरंग दैर्ध्य को ही डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, यल के, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज का फेर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि, रेडियो द्वारा क्या होती है, उत्पादित ध्वनि। अब रेडियो कौन सी ध्वनि उत्पन्न करती है, ऑप्शन ए में दिया गया आराम आयाम बढ़ने, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिए। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है, आयाम बढ़ने से, ऑप्शन बी में तरंग दैर्ध्य बढ़ने से, ऑप्शन सी में आवृत्ति बढ़ने से, ऑप्शन डी में पिच बढ़ने से। तो यहाँ आप लोग एक समझने का प्रयास करिए, प्रयास कीजिएगा। जो ध्वनि होती है वह आपका अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जो ध्वनि होती है वह आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो यह एक प्रकार का तो अनुदैर्ध्य तरंग है। जब रेडियो की ध्वनि क्या कर रही है, यहाँ बढ़ाई जा रही है, जैसे रेडियो यहाँ बज रहा है, यह कैसा एक छोटा सा रेडियो है, रेडियो को क्या कर रहा है, इसकी आवाज को बढ़ाया जा रहा है, इसकी आवाज को बढ़ाया जा रहा है। तो आप जितने पास, रेडियो को जितने पास होंगे आपको ध्वनि उतनी अच्छी सुनेगी। जैसे आप दूर तरफ जाएंगे तो रेडियो क्या होगी, वह ध्वनि क्या होगी, कम सुनाई देगी। यहाँ रेडियो की ध्वनि क्या होगी, अधिक सुनाई देती है, और यहाँ रेडियो की ध्वनि क्या होगी, कम सुनाई देगी। तो जब ध्वनि बढ़ती है तो क्या बढ़ने पर बढ़ती है, जब ध्वनि बढ़ती है तो आप लोग जानते हैं कि जो आयाम होता है यह रेडियो को ध्वनि को बढ़ने को बताता है, जो आयाम होता है वह आपके ध्वनि के बढ़ने को बताता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो आयाम क्या है, दो, जैसे जिसकी जितनी दूरी होगी तो उतना आवाज इसका कम हो जाएगा, जितने आप पास आएंगे उतना यह अधिक आवाज आपको सुनाई देगा। तो क्या बढ़ने पे बढ़ती है, तो आयाम बढ़ने पर क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम आप लोगों का क्लास यहीं पे आज एंड करते हैं, और कल फिर एक नए सिरे में कुछ आपका क्वेश्चन अभी बचा है। ज्यादा क्लास लंबा हो जाएगा तो उतना मजा नहीं आएगा पढ़ने में, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंटरेस्ट भी जगाइए। जब आप इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक ध्वनि बहुत बढ़िया चैप्टर है यार, देखिए लाइफ में यूज हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, लाइफ में यूज हो रहा है, तो लाइफ से आप लोग रिलेट करके पढ़िए। तो अगर दोस्तों हमारे इस चैनल पे आप लोग नए लोग हों तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों को हमारे कनेक्ट टू एग्जाम को जोड़िए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए जोश के साथ। जय हिंद।